असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक विज्ञापन एआई से बना करके 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। ट्वीट किया, जिसको लेकर के काफ़ी विवाद हो रहा है। इस विज्ञापन में मुस्लिमों को हर चीज़ पर कब्जा करते हुए दिखाया गया है कि अगर भाजपा नहीं होगी तो मुस्लिम इस तरह से कब्जा कर लेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं और भी तमाम सवाल हम उनसे करेंगे। पहला सवाल ज़िया भाई आपसे ये है कि जो आसाम में बीजेपी ने ये एक एआई जनरेटेड वीडियो जो है, विज्ञापन जो है जारी किया है, इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? मुझे अफसोस है कि अब राजनीति का स्तर इतना ज़्यादा गिर गया है, ख़ासतौर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार का वीडियो जारी करना, ये दर्शाता है कि वो कितने ज़्यादा असम के अंदर कमज़ोर है। और मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ कि वोटों की खातिर अपने चुनाव को साधने के लिए इस प्रकार की वीडियो बना करके बीच में खाई पैदा की जा रही है। मैं पूछता हूँ कि सरकार का, कोई भी प्रदेश की या देश की सरकार हो, उसका मकसद ये नहीं कि लोगों को बांटना। जनहित का मतलब किसी एक विशेष धर्म के बारे में नहीं, सभी लोगों के लिए बात होती है। अब बीजेपी की वहाँ सरकार है, तो बीजेपी पार्टी अगर कोई वीडियो बना कर लॉन्च कर रही है तो यकीनन सरकार उसके अंदर शामिल है। तो मैं यही कहूँगा कि इस प्रकार के वीडियो जो लॉन्च किए गए हैं, मुसलमानों को साथ में जो इस प्रकार की उनको दिखाया जा रहा है, ये चाहते हैं कि मुसलमानों से इनको एलर्जी है और ख़ास तौर से असम के अंदर इनको जीतने के किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार इनकी वहाँ से जारी है, इसलिए इस मानसिकता पे उतर कर के लोगों के अंदर एक डर पैदा कर के ये चाहते हैं कि देखो कि अगर हमारी बीजेपी की सरकार नहीं आई तो मुसलमान इस प्रकार से काबिज़ कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद कितनी बार असम के अंदर सरकार बीजेपी की नहीं रही, तब क्यों कब्ज़ा नहीं किया गया? इसका जवाब दें वो, लेकिन यह जवाब नहीं दे सकते। सिर्फ़ और सिर्फ ये बहुत एक आसान तरीका है कि किस तरह से हम हिंदू मुस्लिम को आपस में बांट करके अपनी सरकार बना सकते हैं। लेकिन इस बार आप देखें, जिस तरह से बिहार में भी इनको लग रहा था कि चुनाव हार रहे हैं तो एसआईआर का मुद्दा लाया गया। असम में इनको पूरी उम्मीद है कि इस बार सरकार इनकी जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो इस प्रकार की वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ भूल रहे हैं कि मुसलमान को साथ कितनी भी नफ़रत आप कर लो, कितने भी उनके साथ में आप ज़्यादती कर लो, जो असम के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती की गई है पूरे देश में अंदर छिपी हुई नहीं है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है और यकीन है कि इस बार असम से मुसलमानों के साथ दूसरे समाज के लोग भी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। असम हो, बिहार हो या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी के नेता हैं संगी सोम या जगत गुरु राम भद्राचार्य, वो कहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है मिनी पाकिस्तान सा लगता है, पाकिस्तान बन गया है। तो क्या लगता है आपको इस तरह के बयानों के पीछे? जो लोग अपनी सीट नहीं जीत पाए, अब वो लोग इस प्रकार की बात करेंगे तो क्या ही जवाब दिया जा सकता है। और जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिन राम भद्राचार्य जी का, उनसे अभी ना तो मैं और ना ही जनता कोई पूरी तरह से भी वाकिफ़ है। और रही बात, पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि वो उनकी ये भाषा खुद की है या किसी विशेष पार्टी की तरफ के अल्फाजों को वो अपनी भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं। रही बात उनकी इस प्रकार की चीज़ को कह पाना, क्या उन्होंने कोई सर्वे कराया है जो इस चीज़ का उन्होंने एकदम से भविष्यवाणी कर दी कि पश्चिम यूपी इस मिनी पाकिस्तान बनना है? ये सिर्फ़ और सिर्फ किसी के इशारे पे इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले तो अभी आपने देखा होगा, मुझे तो जो इन्होंने अभी वहाँ पर कोई कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम किया था मेरठ के अंदर, वो तो शायद उनकी समाज के लोग थे, उन्हीं के उन्होंने टेंट के पैसे नहीं दिए, तो दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का इनको कोई अधिकार नहीं है। जब ये खुद अपने समाज के साथ ऐसा व्यवहार, नाइंसाफ़ी, हक तलफ़ी कर सकते हैं, उनके टेंट के पैसे के उनकी वो कर सकते हैं। आपने देखा होगा कोई अग्रवाल जी हैं जिनके पैसे का वो क्या है, तो ऐसे लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं। पहले वो अपने आप को सही करें, बाद में दूसरे के ऊपर कोई उंगली उठाने की सोचें। वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? पार्लियामेंट में भी आपने इसका विरोध किया। अब जो मांग थी कि एक्ट पे रोक लग जाए, रोक तो नहीं लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन कुछ चीज़ों में राहत ज़रूर दी है। तो क्या इसे एक बड़ी जीत मान रहे हैं आप लोग? राहत मिली है, सुकून मिला है, एक इंसाफ की किरण मिली है।
और हम शुक्रिया अदा करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फ़ैसला जो दिया है उस चीज़ से लोगों के अंदर इंसाफ की उम्मीद और ज़्यादा जगी है। यकीनन इस मसले को लेकर के मैंने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल की थी और संसद से लेकर सड़क तक, क्योंकि संसद में भी पहले बिल पास कराया जाता तब भी मैंने अपनी आवाज़ को वहाँ पे मजबूती के साथ में रखा था और जगह जगह मुख्तलिफ पूरे देश में मुख्तलिफ राज्यों के अंदर जा कर के इस मुहिम का मैं भी एक हिस्सा बना हूँ, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ एक लोकल मेरे घर परिवार का या मेरे संभल का नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम का जुड़ा हुआ है। इस वफ़ का मसला ये है कि जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दान की गई हैं हमारी समाज के लोगों ने, उनको मैनेजमेंट करने का हमारा देश किसी धार्मिक देश नहीं है बल्कि लोकतांत्रिक देश है। लेकिन कोर्ट ने भी अब तो मान लिया कि गैर मुस्लिम भी रह सकते हैं उसकी कमेटी में 3 मतलब। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी जो आदेश दिया है वो अभी फाइनल ऑर्डर नहीं है, अंतिम आदेश नहीं है। तो जो आदेश दिया है, चाहे कलेक्टर के अधिकार को उन्होंने रोक दिया हो, जो कि एक देश के अंदर एक नया झगड़ा पैदा होना था, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समझा उस पर रोक लगा दी। जो 5 साल की बाध्यता थी मुस्लिम होने की, उस चीज़ को भी रोक दिया है। और जिस तरह से CEO का उम्मीद, क्या मुस्लिम ही उम्मीद है कि वही CEO समाज से बनेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और इसके अलावा अभी वक्फ बाई यूज़र और कुछ मसले अभी पेंडिंग में हैं। हमारी मांग माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले भी थी और अब भी है और आगे भी यही रहेगी कि ये पूरा अधिनियम ही खारिज किया जाए। और बीजेपी इस चीज़ का कह करके अपने आप को अगर पीठ थपथपा रही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि अधिनियम खारिज नहीं किया जा सकता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विशेष परिस्थिति में ही खारिज किया जा सकता है। अभी वक्त मिलेगा तो उम्मीद है कि हमारी पूरी मांग रहेगी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और इसको बारीकी से समझें और विशेष ही परिस्थिति में इस अधिनियम को खारिज हो, ये हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि इस चीज़ से बीजेपी के लिए एक झटका है ये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी एक्ट के कई सारी प्रावधानों को खारिज किया है, रोका है। तो अभी हम इस मुहिम में पेशो पेश रहेंगे और कोशिश रहेगी कि इस अधिनियम को पूरी तरह से कानून को खारिज किया जाए, जिससे कि हमारे जो मुस्लिमों की जो ज़मीनें हैं जी, वो उनके पास, उनको उसका मैनेजमेंट करने का अधिकार उन्हीं के पास में रहे। जो सरकार की नज़र गलत है इनकी प्रॉपर्टियों पर, वो चीज़ में वो कामयाब नहीं हो पाए। और यकीनन जहाँ तक दूसरे समुदाय के सदस्यों का वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड के अंदर होने का मतलब है, कोई मतलब नहीं बनता। हम कहते हैं जब दूसरे समाज की धर्म की संस्थाओं के अंदर मुस्लिम व्यक्ति नहीं रह सकता, तो मुस्लिम समाज की संस्थाओं के अंदर दूसरे धर्म के व्यक्तियों को रखने से आपको क्या चीज़ हासिल होगा? ये सिर्फ़ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस प्रकार के कदम को जल्दबाजी में ये कानून लाया गया था अमेंड, तो इसलिए हम इसका पुरजोर तरीके से मजम्मत करते हैं, विरोध कर रहे हैं। ये बताइए कि जैसे गोरखपुर में गो तस्करों द्वारा एक युवक की हत्या कर दी गई, इसके अलावा बरेली में जो है जो फिल्म अभिनेत्री हैं दिशा पाटनी, उनके घर पर फायरिंग हुई थी। तो जो भी अपराधी थे, जो गैंगस्टर के लोग थे, उनको आज जो है STF और यूपी पुलिस ने गाज़ियाबाद में इनकाउंटर में ढेर कर दिया, दोनों की मौत हो गई है। इसके अलावा जो 4 लोग पकड़े गए गोरखपुर में भी, जो तस्कर थे, गो तस्कर, उसका भी हाफ इनकाउंटर एक का हुआ है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के उत्तर प्रदेश की और इस तरह से जो पुलिस और सरकार का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस है अपराधियों के ख़िलाफ़ और इनकाउंटर लगातार हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज़ीरो टॉलरेंस की परिभाषा मैं नहीं समझ पाता कि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब क्या है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आप अगर भ्रष्टाचार में ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, क्राइम में ज़ीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है आप पूरी तरह से ज़ीरो उसको आपने वो कर दे। फिर भ्रष्टाचार की क्यों सामने ये गतिविधियाँ आ जाती हैं, क्यों क्राइम की ये गतिविधियाँ आ जाती हैं? ज़ीरो टॉलरेंस आप ये कह सकते हैं हम करने का प्रयास कर रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस हमने कर दिया है। और मैं फिर से इस बात को कहूँगा कि चाहे गोरखपुर की घटना हो, जो एक नीट का हमारा स्टूडेंट था, वो उसकी मृत्यु हुई हो, या जो एक एक्ट्रेस हैं बरेली की रहने वाली हैं, उनके परिवार पर, उनके घर पर हमला किया हो, कोई भी चीज़ किसी को भी इस मुल्क, प्रदेश ही नहीं पूरे देश के अंदर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। और
कानून को लेने का अधिकार ना तो व्यक्ति को है और ना ही पुलिस को है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी चीज़ जो हुई है कि कानून अपने हाथ, मैं बस ये चाहता हूँ कि जो भी प्रक्रिया है संविधान के तहत उसको अपनाना चाहिए। अगर कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है तो सिर्फ हाफ एनकाउंटर उसका हल नहीं है। जो गलत काम कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। पुलिस का काम मुकदमा दर्ज करना है, कंप्लेन FIR रजिस्टर करनी है, उसके बाद में जांच कर करके अपनी चार्जशीट दाखिल करनी है। बाकी सज़ा देने का काम न्यायपालिका पर छोड़ देना चाहिए कि अगर उसने गलत किया है तो ये भरोसा रखना चाहिए कि उसको सज़ा मिलेगी, और अगर नहीं किया है तो नहीं मिलेगी। जो इनकाउंटर हो रहे हैं, हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं या इनकाउंटर में अपराधी मारे जा रहे हैं, आप उसको जो है सही नहीं मान रहे? देखिए, आप उठा करके देखिए, हाफ एनकाउंटर या एनकाउंटर हो किसके रहे हैं ज़्यादातर? मुसलमानों के इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं? या भाजपा शासित सरकारों के अंदर मुसलमानों के एनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? कि मुसलमान के इस देश का नागरिक नहीं है? मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, इस देश को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी हैं, और मुसलमान इस देश से प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो इस चीज़ की चीज़ें उनको ज़बरदस्ती टारगेट नहीं करना चाहिए। मैंने फिर कहा, मैं सिर्फ मुसलमानों के साथ की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादातर एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर उनके साथ ही हो रहे हैं। और लेकिन मैं फिर भी इस बात को कहूँगा कि कोई किसी भी धर्म या किसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हो, एनकाउंटर हाफ एनकाउंटर के नहीं, अगर कोई कानून को तोड़ने का काम कर रहा है तो ज़रूर सज़ा उसको मिले, लेकिन एक कानूनी तहत की जो प्रक्रिया है, जो हमारा संविधान कहता है, उसके तहत ही मिलनी चाहिए, अदालत से मिलनी चाहिए। संभल की हम बात करें, नवंबर 2024 में यहाँ हिंसा हुई थी, लोग मारे गए थे, काफ़ी बुरे हालात हो गए थे। अभी स्थिति क्या है? और जिस तरह से संभल की जो हिंसा की वो जो जुडिशियल कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लीक हुई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि जो यहाँ की जनसंख्या का जो डेमोग्राफिक समीकरण है वो सन 47 के बाद बिगड़ा है, हिंदुओं ने पलायन कर दिया है। मुख्यमंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये जांच रिपोर्ट में आया है। तो अभी हालात संभल के कैसे हैं, और इस के बारे में आप क्या राय रखते हैं? देखिए, संभल के हालात पहले भी अच्छे थे और अब भी अच्छे हैं, लेकिन बीच में हालातों को बिगाड़ा गया। और हमें अफसोस है कि संभल के अंदर जो सुख चैन के साथ लोग रह रहे थे और इस प्रकार के हालात पैदा कर करके उनको जान माल आर्थिक रूप से उनको नुकसान पहुंचाया गया। मतलब सीधे तौर पर हमारी कम्युनिटी के, हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को हमने इस चीज़ के विरोध में पूरी तरह से मजबूती से सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाई और माननीय न्यायालय की शरण भी ली। तो यही है कि हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर विकास होना चाहिए, ना कि मुद्दों से भटका करके इस प्रकार के कारनामों को अंजाम दिया जाए। और जो चीज़ हुआ गलत हुआ, और हम ये उम्मीद करते हैं और कोशिश करते हैं, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, लेकिन अगर पुलिस प्रशासन और सरकार की नज़र सही रहेगी तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि संभल ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घटना नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी, और जो आपने न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में बात की, क्योंकि वो न्यायिक आयोग है इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन एक सवालिया निशान ज़रूर लगता है कि जब वो इतनी अहम रिपोर्ट थी तो वो लीक कैसे हुई। तो इस चीज़ की जांच होनी चाहिए कि वो इतनी अहम रिपोर्ट को जब माननीय मुख्यमंत्री जी को उनको दिया जाना तो वो उसके अंदर वो कैसे लीक हुई रिपोर्ट। और जब तक अभी पूरी तरह से रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती थी, मैं उस पर टिप्पणी ख़ास तौर से नहीं करना चाहता। लेकिन जैसे आपने कहा कि योगी जी ने कहा है कि वहाँ की संख्या के बारे में उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आयोग बना क्यों था? आयोग इसलिए बना था कि पहले इतिहास में क्या रहा उस चीज़ के लिए बना था, या आयोग इसलिए बना था कि ये घटना क्यों हुई और इसका क्या कारण रहा? तो जब आयोग इस वजह से बना था कि घटना क्यों हुई है, क्या कारण रहा, तो उसको पहले की कब्रों को, पहले की चीज़ों को क्यों, लाशों को खोदा जा रहा है? हमारे मुस्लिम समाज ने कोई यहाँ पर जुल्म ज़्यादती नहीं की। हमारे आज भी हिंदू मुस्लिम के लोग वो रह रहे हैं। इस बात का जवाब वो राजनीतिक लोग दें। अगर हिंदू समाज के लोग यहाँ से पलायन किया है उन्होंने, तो जब ज़्यादा तादाद में थे तो तब उन्होंने पलायन किया। 15% आबादी बकौल उनके कि 15% आबादी है, तो वो तो और ज़्यादा तेज़ी से पलायन करते। और हिंदू समाज के लोग ऐसे नहीं है कि बीजेपी की सरकार के अंदर सुरक्षित है। समाजवादी पार्टी की सरकार लंबे समय से यहाँ रही है, तब भी हिंदू समाज के लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। और जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पर एक मंदिर 46 साल पहले जो कि दर्शाया गया था,
ये अपने मकसद में जो चीज़ उछालना चाहते थे उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जब आप अंदाज़ा लगाइए मुस्लिम आबादी में होने के बावजूद कोई धार्मिक स्थल, कोई मंदिर अगर वो सेफ सुरक्षित रहता है तो ये तो सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए मिसाल होनी चाहिए कि मुसलमान लोग किसी धार्मिक स्थल पर कब्ज़ा नहीं करते। अगर कब्ज़ा करना चाहते तो 46 साल से क्या वहाँ पर वो अपनी मस्जिद भी तामीर कर सकते थे। खग्गूसराय वाले मंदिर की बात कर रहे हैं आप? मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। मस्जिद भी बना सकते थे, अपना घर भी बना सकते थे, कोई कारोबार का वो भी बना सकते थे। लेकिन जिस स्थिति में वो पहले था आज भी वो है। इससे बड़ी मिसाल मुसलमानों के लिए आप क्या दे सकते हैं कि 46 साल पहले से लेकर मुस्लिम आबादी में होने के बावजूद वो धार्मिक स्थल मंदिर उसी तरह सुरक्षित है जिस तरह से वो हिंदू आबादी में रहने के बावजूद होता। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ मैं यही कहूँगा कि राजनीति इस चीज़ पे नहीं होनी चाहिए आपस में बांटने के लिए। राजनीति होनी चाहिए जनहित को किस तरह से हम फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। ज़िला पंचायत के ग्राम प्रधानों के चुनाव जो है वो आने वाले हैं उत्तर प्रदेश में अभी 6 महीने के अंदर। उसको लेकर के समाजवादी पार्टी क्या तैयारी कर रही है और 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वो किस पैटर्न पे लड़ा जाएगा, उसके लिए क्या पार्टी लेवल पे तैयारी हो रही है? देखिए, अभी जहाँ ज़िला पंचायत और ग्राम पंचायत की बात है, अभी उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देशानुसार अभी उसमें पार्टी चुनाव लड़ने के उसमें शायद नहीं है अभी फेवर में। लेकिन अभी थोड़ा समय है, जो भी माननीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा वो पूरी पार्टी के सभी सांसद, विधायक, संगठन के लोग उसको मानेंगे और उस हिसाब से चुनाव लड़ाना है या नहीं लड़ाना वैसे फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक चुनाव में नहीं लड़ाने के लिए ही फ़िलहाल तय है। आगे जो भी माननीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा वो चीज़ मानी जाएगी। जहाँ तक 2027 के चुनाव की बात है, आपने सवाल किया है, तो उसके लिए मैं अभी कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि वो अभी हम पार्टी लेवल प्लानिंग का एक पार्ट है जी। और पूरी चीज़ बस इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि हम चुनाव के लिए कोशिश पूरी हमारी मजबूती के साथ में इस चुनाव में हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं आज़म खान, सीतापुर जेल में बंद है। कहा जा रहा है कि जल्दी वो बाहर आ सकते हैं, ज़मानतें ज़्यादातर केसेस में उनको मिल गई है, एक ही केस में बाकी बची है। लेकिन अब्दुल्ला आज़म, डॉक्टर तज़ीन फ़ातिमा लंबे समय से घर पर ही हैं, ज़मानत पर छूट के आए हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं से ना वो मिल रहे हैं, ना समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं, ना मुस्लिम नेताओं से मिल रहे हैं। क्या वजह है? चर्चा ये भी है कि कुछ बातचीत चल रही है किसी और दल से उनकी। आज़म परिवार नाराज़ बताया जाता है समाजवादी पार्टी से। क्या इन खबरों में कुछ सच्चाई है? क्या लगता है आपको? देखिए, जैसा आपने कहा कि काफ़ी सारे केस में ज़मानत हो गई है, एक केस में रह गई है, तो हम तो दुआ भी करते हैं और हमारी ख्वाहिश भी है कि जल्द से जल्द माननीय आज़म खान साहब जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि उनके साथ में जो ज़्यादती हुई है वो काफ़ी परेशानी में है इस वक्त। और रही बात उसकी, जैसे कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के अंदर नाराज़गी है, मीडिया के लोगों के अंदर कोई भी हेडलाइन बनाने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क से बहुत सारे किसी सवाल का जवाब बन जाता है। इसलिए अभी कोई चीज़ जब तक फाइनल नहीं है तब तक हम कैसे कहते हैं नाराज़गी है। और मैं पूरी उम्मीद है, माननीय आज़म खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य में से हैं, सीनियर लीडर हैं और पार्टी के अंदर इस प्रकार की कोई नाराज़गी नहीं है और जल्दी वो जेल से आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह मिलकर करके इस चुनाव को और मजबूती के साथ में धार देने का काम करेंगे। देश की पार्लियामेंट में हैं आप, आपके दादा लंबे समय तक राजनीति में रहे, आपकी आँख खुली तो घर में राजनीतिक माहौल तो रहा था। आज की स्थिति में अगर हम बात करें हिंदुस्तान के मुसलमानों की, तो आप पार्लियामेंट में नुमाइंदगी भी करते हैं संभल से। क्या लगता है कि क्या जो मुस्लिम हैं वो चुनावों में एक टूल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? क्योंकि जगह जगह जो बयानबाजी होती है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम, हर चुनाव में मुस्लिम जो है मुद्दा होते हैं, कभी घुसपैठ के नाम पे, कभी मिनी पाकिस्तान के नाम पर, कभी कुछ। तो ये एक बड़ा मुद्दा है देश में। हकीकत है, बीजेपी ने इस हालात पे लाके खड़ा कर दिया मुसलमानों को। मुसलमान की जो स्थिति है, जो सच्चर कमेटी का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे तो कितनी हद तक मुसलमानों की आज़ादी के बाद से उनकी स्थिति में, चाहे आर्थिक स्थिति हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर तौर पे कितना ज़्यादा गिराव डाउन हुआ है, अंदाज़ा करना मुश्किल काम है। लेकिन फिर उनको सिर्फ एक डर और खौफ दिखा करके सरकार बना के बीजेपी, फिर जब सरकार में सत्ता में आ जाती है तो उसके बाद में सिर्फ वो हिंदू समाज के भी फेवर में नहीं है, सिर्फ अपनी सरकार बनाने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। और जिस प्रकार से आज
प्रदेश और देश के अंदर उनके कारोबार को टारगेट कर करके या मॉब लिंचिंग कर करके या झूठे केसों के अंदर जेल में डाल कर करके या कोई भी चीज़ जो की जा रही है, हम चाहते हैं कि वो गलत है। मैं यही कहूँगा कि मुसलमानों के साथ ऐसी जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। मुसलमान भी इस देश का हिस्सा है, उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। मतलब देश में जुल्म ज़्यादती हो रही है मुसलमान। देखिए, ये गलतफहमी उन लोगों को अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि मुसलमान ये देश छोड़ के कहीं चला जाएगा। जब मुसलमान उस परिस्थिति में देश छोड़ के नहीं गया, जब 1947 में, जब उसके पास में ऑप्शन था, तो जब उस परिस्थिति में छोड़ के नहीं गया, क्यों नहीं गया इस देश में? ऐसा नहीं था कि इस देश के अंदर उसको कोई लालच के तहत कोई बड़ी चीज़ उसको यहाँ पे दी जा रही थी। मुसलमान इसलिए नहीं गया कि वो जो इस देश के अंदर रुके हुए थे, वो इस देश की मिट्टी से प्यार करते हैं, इस देश से वफ़ा करते हैं, इसलिए वो लोग रुके। जब वो लोग रुके हुए हैं, उनकी कुर्बानियाँ इसमें शामिल हैं, तो जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं कि कल मुसलमान ये देश छोड़ के चलेगा, मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला। मुसलमान कहीं नहीं जाने वाला। ये बताइए कि देश के प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए, उनको आपने मुबारकबाद दी कि नहीं? ठीक है, मैं सांसद हूँ, इस नाते से जाहिर सी बात है मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन बस हैरानी इस बात की कि पूरा दिन में मुझे कई लोगों ने बताया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने मुबारकबाद नहीं दी, जबकि पहली मुबारकबाद तो उनकी आनी चाहिए थी। लेकिन मैं तो एक सांसद हूँ, क्योंकि मेरा वह जन्मदिन था। भाई, देश के प्रधानमंत्री हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, सर्वोच्च पद है उनका। उन्होंने मेरे जन्मदिन पर भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेटर भेजा था, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं भी मुबारकबाद मैंने पेश की है आपकी चैनल के माध्यम से ही। जी, ये बताइए, संभल में लंबे समय तक सीओ रहे अनुज चौधरी, एएसपी हो गए थे, प्रमोशन हो गया था, और अब उनका ट्रांसफ़र हुआ है फिरोज़ाबाद, काफ़ी चर्चित रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? उन पे कोई ख़ास टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन आप सवाल कर रहे हैं तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसे अधिकारी को अगर आप प्रमोशन दे करके, ये तो कानून व्यवस्था पे सवाल उठता है कि अगर ऐसे अधिकारी जिनकी ने गलत किया है, उनको आप खिलाफ़ आप कार्रवाई नहीं करके प्रमोशन दे रहे हैं, तो जो अधिकारी अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा कर रहे हैं, तो फिर उनको भी इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं अफसोस होगा और उनकी कार्यशैली में भी कल को बदलाव हो सकता है। उनके ख़िलाफ़ तो उस जो जिस अधिकारी का आपने नाम लिया, उनकी कार्रवाई, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी पहले ही। और ऐसे अधिकारी को तो मैं कहता हूँ कि इस सेवा के अंदर बने रहने का कोई अधिकारी नहीं है। देर से ही सही, फ़िलहाल तबादला किया है, हम इस चीज़ से संतुष्ट तो नहीं है कि सिर्फ तबादले की कार्रवाई से, लेकिन ज़्यादा उम्मीद इस सरकार से कर भी नहीं सकते। फ़िलहाल जो हुआ बेहतर हुआ उनका तबादला होने से। उम्मीद है कि अब संभल के अंदर कोई इस प्रकार की घटना नहीं घटे जो कि पहले उनके रहते हुए घटी। समाजवादी पार्टी के सांसद का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकाउंटर या हाफ इनकाउंटर हो रहे हैं वो ठीक नहीं है। कानून अपराधियों को सज़ा दे, पुलिस को चाहिए कि अपराधियों को पकड़ के अदालत के सामने पेश करे और कानून उनको सज़ा दे। वहीं उनका कहना है कि देश में मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, लेकिन जो लोग मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं उन्हें समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में अपना बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वो इस देश को छोड़ कर जाने वाले नहीं हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।